नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गुरुकुल इंटरफेस एकेडमी में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय को बड़े डिटेल के साथ पढ़ लिया था और साथ साथ वो सारे क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिए जो सामान्य परिचय से पिछले एग्जाम में पूछे गए। दोस्तों, पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखी तो उसे जाकर जरूर देख लेना। आज की क्लास में हम मध्य प्रदेश के गठन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश का गठन इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम मध्य प्रदेश के गठन को समझेंगे। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ साथ सबसे पहला जो आपका काम है वो ये है कि अपने दोस्तों को पास लिंक सेंड कर दे ताकि वो भी इस सेशन का लाभ उठा पाए। तो सबसे पहला काम है आपका कि अपने दोस्तों को लिंक सेंड कर दे, फिर उसके बाद में हम क्लास को शुरू करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है आज की आपके लिए, क्योंकि आज हम मध्य प्रदेश के गठन को एक कहानी के रूप में समझेंगे और जो कहानी के रूप में समझी हुई चीज होती है वो हमेशा याद रह जाती है। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आज से आपको मध्य प्रदेश के गठन में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। आज हम पूरा मध्य प्रदेश का गठन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपने लिंक को सेंड कर दिया होगा और हम अब क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो दोनों क्लासेस को जरूर देख लेना ताकि आपका मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय वाला चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के गठन में। हम शुरू करेंगे अंग्रेज से। ठीक है, यानी कि जब भारत में अंग्रेज थे उस समय की स्थिति से हम जानेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि सन 1600 की बात है। तो 1600 में आपका अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में की। ठीक है, अब जब अंग्रेज आ गए भारत में, इन्होंने अपनी एक कंपनी की स्थापना की जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। अब धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, भारत के साथ व्यापार शुरू किया। अब भारत के साथ धीरे धीरे इन्होंने मसाले, फिर सूती वस्त्र, इस प्रकार से व्यापार शुरू किया और धीरे धीरे इन्होंने ये भारत में रहने लगे। अब इन्होंने क्या देख लिया कि भारत के लोग है सीधे साधे बोले वाले, जैसे आप लोग हो वैसे उस समय के लोग थे, जैसे आप सीधे हो ना वैसे उस समय के लोग थे सीधे। ठीक है, तो इन्होंने देख लिया कि भारत के लोग सीधे साधे, तो इन्होंने भारत के लोगों को बहलाना फुसलाना शुरू कर दिया और साथ साथ क्या किया, धीरे धीरे रहते रहते इन्होंने क्या किया, उस समय के जो राजा रजवाड़े थे, यानी उस समय रियासतें चला करती थी और रियासतों का एक प्रमुख क्षेत्र होता था, उसका एक निश्चित राजा होता था। तो वो जो राजा थे उनके बीच में आपसी मतभेद को बढ़ाया, यानी कि एक राजा को दूसरे राजा से लड़वा दिया। तो इस प्रकार से इन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई और फूट डालो शासन करो की नीति अपनाने के तहत इन्होंने क्या किया, जब एक राजा दूसरे राजा से लड़ता था तो निश्चित बात है कि सेना में जितने लोग हैं वो मारे जाएंगे। तो जिस राजा की सेना में पूरे लोग मारे जाते थे, फिर वो ये लोग क्या करते थे, उनका शासन हड़प लेते थे। तो इस प्रकार से इन्होंने फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई और धीरे धीरे पहले तो इन्होंने बंगाल में अपना कब्जा जमाया, बंगाल के बाद में ये चले गए बिहार में चले गए, तो बिहार में अपना कब्जा जमाया और बिहार के बाद ये चले गए उड़ीसा, तो उड़ीसा में अपना कब्जा जमाया। तो इस प्रकार से इन्होंने शुरू में बंगाल, बिहार, उड़ीसा पे धीरे धीरे अपना कब्जा जमाया और इसी प्रकार से इन्होंने आगे चलकर पूरे इंडिया पर अपना कब्जा जमा लिया और अपना कब्जा जमा कर ये यहाँ पर शासन करने लगे। ठीक है, तो पूरे भारत में इन्होंने अपना शासन जमा लिया। अब हमें यह स्थिति देखनी है कि जब अंग्रेज भारत में थे उस समय भारत की स्थिति कैसी थी, आखिर भारत का मैप कैसा दिखाई देता था और भारत कितने भागों में उस समय बटा हुआ था, तो ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर अंग्रेज जब भारत में थे यानी स्वतंत्रता के पूर्व भारत की स्थिति कैसी थी। तो अगर हम बात करें स्वतंत्रता के पूर्व यानी कि जब अंग्रेज में भारत में थे उस समय अगर भारत की बात करें तो उस समय भी भारत आपके 4 भागों में बांटा गया था। ठीक है, तो सबसे पहला भाग आता है आपका ए श्रेणी, मतलब ए श्रेणी वाले राज्य आते हैं। ठीक है, अगर स्वतंत्रता के पूर्व की हम बात करें तो उस समय भी भारत कितने भागों में बटा हुआ था, 4 भागों में। तो सबसे पहले आता है ए श्रेणी वाले राज्य। अब ए श्रेणी वाले राज्य की विशेषता क्या है, तो जो ब्रिटिश सरकार के सीधे अधीन थे, यानी कि जिन पे सीधा सीधा ब्रिटिश यानी अंग्रेजों का शासन था, वो जो राज्य आते थे वो किस में आते थे, तो वो आते थे ए श्रेणी वाले राज्य में। ठीक है, वहीं बी श्रेणी की हम बात करें तो बी श्रेणी में कौन आता था, वो देसी रियासतें यानी वो राजा रजवाड़े जो ब्रिटिश सरकार के अधीन नहीं थे वो आते थे आपके बी श्रेणी में। ठीक है, उसके बाद सी श्रेणी में कौन आता था, तो सी श्रेणी में आता था 61 बड़ी रियासतें। ठीक है, जो 61 बड़ी रियासतें थी वो आती थी आपकी सी श्रेणी में। ठीक है, और वहीं डी श्रेणी की हम बात करें तो डी श्रेणी में आते थे केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि स्वतंत्रता के पूर्व भी भारत 4 भागों में बटा हुआ था। अगर 4 भागों में श्रेणी ए की हम बात करें तो श्रेणी ए में वो लोग आते थे या वो क्षेत्र आता था जो सीधे ब्रिटिश के अधीन थे, यानी जिन पर सीधा सीधा ब्रिटिश के
प्रत्यक्ष नियंत्रण था वो लोग श्रेणी ए में आते थे। वहीं श्रेणी बी की हम बात करें तो श्रेणी बी में कौन आता था, तो वो देसी रियासतें या वो राजा रजवाड़े जिन पर अंग्रेजों का शासन नहीं था। वहीं अगर सी की बात करें तो सी श्रेणी में वो लोग आते थे, मतलब सी श्रेणी में 61 यानी 61 जो बड़ी रियासतें थी वो आती थी सी श्रेणी में। और वहीं डी श्रेणी में हम बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश और जो छोटे छोटे राज्य वो आते थे आपके सी डी श्रेणी में। ठीक है, तो आई होप कि यहां तक की कहानी आपकी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो हमने देखा है कि स्वतंत्रता के पूर्वी भारत कितने भागों में बटा हुआ था, 4 भागों में, श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी और श्रेणी डी। तो ठीक है, अब इन चीजों को मैं आपको एक बार भारत का मैप दिखाता हूं कि उस समय जब आपके अंग्रेज भारत में थे तो उस समय आपका भारत कैसा दिखाई देता था। ठीक है, तो यहां तक की कहानी आपकी क्लियर हो गई होगी। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी साथ में लेते चले। ठीक है, तो ये आपका भारत का मैप आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले अगर आपको यहां पर दिखाई दे रहा है तो जो आपको व्हाइट कलर में जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है मैप में, जो भी जितना भी क्षेत्र आपको व्हाइट कलर में दिखाई देगा वो सारा क्षेत्र आपका किसका है, तो वो सारा क्षेत्र है आपका अंग्रेजों का। ठीक है, जो जो पूरे मैप में आपको व्हाइट कलर में क्षेत्र दिखाई दे रहा है वो सारा क्षेत्र किसका है, वो अंग्रेजों का है। इस पूरे क्षेत्र पर कौन शासन कर रहे थे, तो इस पूरे क्षेत्र पर अंग्रेज शासन कर रहे थे। और वहीं जो जो कलर आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है ना, वो ब्लू कलर आपका कौन सा, छोटे छोटे राज्य और राजा रजवाड़ों की रियासतें थी। यानी कि अगर आप देखोगे ब्लू कलर में तो यहां पर लिखा हुआ है राजपूताना शासन, उसके बाद यहां पर हैदराबाद का शासन था, यहां मैसूर आ गया। ठीक है, यहां त्रावणकोर आ गया। ये कुछ इस प्रकार से ये पूरा जो क्षेत्र है ये था राजा रजवाड़ों का, जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है। और जो आपको व्हाइट कलर में दिखाई दे रहा है वो क्षेत्र किसका था, तो उस पूरे क्षेत्र पर आपका जो अंग्रेज थे वो अपना शासन जमाए बैठे थे। ठीक है, तो आई होप कि यहां तक का मैप आपका क्लियर हो गया। अब इस मैप में आप एक चीज ध्यान रखना, इस मैप में आप क्या देखना कि आपका जो एमपी वाला क्षेत्र था, अगर हम देखेंगे भारत के मैप में तो ये आपका एमपी वाला क्षेत्र आएगा। ठीक है, तो यहां पर एक क्षेत्र दिखाई देगा आपका सेंट्रल प्रोविंस वाला क्षेत्र, और इसी सेंट्रल प्रोविंस वाले क्षेत्र पर आपका जो मध्य प्रदेश का सेंट्रल प्रोविंस वाला क्षेत्र था इसी पर अंग्रेजों का शासन था। तो ये आपको यहाँ पर व्हाइट कलर में दिखाई देगा सेंट्रल प्रोविंस वाला, तो आपको आगे मैं क्लियर करवा दूंगा। पर आप पहले ये चीज देख ले कि आपका जब अंग्रेज भारत में थे उस समय भारत का मैप कैसा था। ठीक है, तो आपका ये कुछ इस प्रकार से भारत बटा हुआ था। एक भाग था जिसमें अंग्रेज थे जो आपको व्हाइट कलर में दिखाई दे रहा, और एक भाग जिसमें राजा रजवाड़े और छोटे छोटे राज्य बटे थे जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहां तक की कहानी आई होप कि आपकी क्लियर हो गई होगी। दोस्तों, मैंने बड़े ही बेहतरीन तरीके से पूरी क्लास डिजाइन की है और बड़ी मेहनत के साथ इस क्लास को डिजाइन किया है। तो आप अगर वीडियोस को देख रहे हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना और कमेंट में अपनी राय जरूर दे देना कि आपको क्लास कैसी लगी है। ठीक है, तो अब तक हमने क्या देखा कि जब स्वतंत्रता के पूर्व की हम बात करें तो भारत 4 भागों में बटा हुआ था, श्रेणी ए, श्रेणी बी और श्रेणी सी। ठीक है, श्रेणी सी और डी। ठीक है, ये आपको याद रखना। फिर अपन ने देखा है कि ये आपका मैप था जब अंग्रेज भारत में थे, तो एक भाग था जिसमें तो आपका अंग्रेज वाला है और एक भाग था जिसमें आपका राजा रजवाड़े थे। ठीक है, यहां तक की कहानी आई होप कि आपकी क्लियर हो गई होगी। अब बात आती है अपने मध्य प्रदेश की। तो अगर हम देखें ये जो 1800 से यहां तक 1936 की अगर स्थिति देखें तो यहां पर अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश कैसा दिखाई देता है, तो आपके सामने अब एक बेहतरीन मैप आएगा, उसमें आप देखना कि मध्य प्रदेश की स्थिति कैसी थी। तो ये आपका मध्य प्रदेश वाला मैप आपके सामने आता है। और अभी मैंने आपको बोला था कि जो सेंट्रल प्रोविंस वाला हिस्सा है यहाँ पर कौन थे, तो यहाँ पर रहते थे आपके अंग्रेज। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मध्य प्रदेश के किस हिस्से में अंग्रेजों का शासन था, तो आपका सीधा बताना है कि मध्य प्रदेश के सेंट्रल प्रोविंस वाले हिस्से में मध्य प्रदेश में अंग्रेजों का शासन था। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक की कहानी आपकी क्लियर होगी। अपन ने एक मैप देखा जिसमें 1800 से 1936 की आपकी स्थिति है, जिसमें अपन ने देखा कि मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है। तो मध्य प्रदेश में ये पूरा भाग है जिसमें आपका एक हिस्सा था सेंट्रल प्रोविंस वाला, और यहाँ पर अंग्रेजों ने अपना शासन जमाया हुआ था। और बाकी जो ये अलग अलग क्षेत्र आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, जैसे मध्य भारत, उसके बाद पूर्वी रियासतें, उसके बाद इधर दक्षिणी रियासतें, महाकौशल क्षेत्र, ये छोटी छोटी रियासतें उस समय थी। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है कि सन 1800 से 1936 तक जो सेंट्रल प्रोविंस था इसमें आपका मध्य प्रदेश में अंग्रेज थे। ठीक है, अब समय बीतता गया, अब हम पहुंचे कहां पर, आगे बढ़े। तो अब यहां से एक और क्वेश्चन आपका बन जाता है कि सेंट्रल प्रोविंस का गठन कब हुआ। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि सेंट्रल प्रोविंस का गठन कब हुआ। तो याद रखना 2 नवंबर 1861 को, कब, 2 नवंबर 1861 को यहां पर सेंट्रल प्रोविंस का गठन होता है। और कौन करते हैं, अंग्रेज करते हैं। इसी हिस्से में अंग्रेज रहते थे आपके मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि सेंट्रल प्रोविंस का गठन कब किया गया, तो ये किया गया आपका 2 नवंबर 1861 में। ठीक है,
अब आगे बढ़े। अब यहाँ पर आप मैप को एक बार ध्यान से देख ले, यहाँ पर सेंट्रल प्रोविंस वाला हिस्सा अलग है और ये छोटा सा बरार वाला क्षेत्र अलग आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको यहाँ से ध्यान देख ले, क्योंकि आगे जो मैप आएगा उसमें आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात रहेगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब 1936 से 1947 तक हम मध्य प्रदेश की स्थिति देखते हैं। 1936 से 1947 तक मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी। तो सबसे पहले आपके सामने एक मैप निकल कर आया। अब यहाँ पर जो मैप आपके सामने निकल कर आया, ये आपका पूरा सेंट्रल प्रोविंस, क्या है, पूरा सेंट्रल प्रोविंस आपका ये है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बरार वाला क्षेत्र है। अब यहाँ पर क्या हुआ, पिछले मैप में अगर आपने देखा होगा तो सेंट्रल प्रोविंस अलग था और बरार अलग था। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे 1936 में पहुंचे तो सेंट्रल प्रोविंस वाला जो क्षेत्र था इसमें अंग्रेजों ने बरार को भी शामिल कर लिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सेंट्रल प्रोविंस में बरार को कब शामिल किया गया, तो आपका सीधा सा आंसर रहेगा 1936 में। ठीक है, 1936 में आपका सेंट्रल प्रोविंस वाला जो क्षेत्र था उसमें बरार को भी शामिल कर लिया। ठीक है, मैंने आपको दो मैप अभी तक दिखाए। पहला मैप वो था जिसमें सेंट्रल प्रोविंस अलग था और सेंट्रल प्रोविंस का गठन कब हुआ, तो 2 नवंबर 1861 को सेंट्रल प्रोविंस का गठन हुआ। जैसे आगे हम बढ़े तो 1936 में पहुंचे तो 1936 में अंग्रेजों ने क्या किया, तो आपका सेंट्रल प्रोविंस वाला जो क्षेत्र था इसमें बरार को भी शामिल कर लिया। तो 1936 में आपके सेंट्रल प्रोविंस में किसको शामिल कर लिया, बरार को शामिल कर लिया। ठीक है, आई होप कि यहां तक की कहानी आपकी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपको कहानी समझ में आ रही है तो प्लीज आप एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना यस। ठीक है, उसके बाद में हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं। आपको बार बार रिवाइज करवाने का मोटिव ये है कि चीजें आपको पूरी याद हो जाए। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार चीजों को आपको रिवाइज करवाऊंगा। सबसे पहले मैंने देखा है कि 1947 के पहले की हमने बात की थी। तो 1947 के पहले हमने क्या देखा कि भारत 4 भागों में बटा हुआ था, श्रेणी ए, श्रेणी बी और श्रेणी सी और श्रेणी डी। ठीक है, 4 भागों में बटा हुआ था। उसके बाद मैंने आपको एक भारत का मैप दिखाया था जिसमें मैंने बताया था कि जितना भी क्षेत्र ब्लू कलर में वो किसका है, आपका राजा रजवाड़ों को, और जितना भी क्षेत्र आपका व्हाइट कलर में दिखाई दे रहा था वो किसका था आपका, तो वो था आपका अंग्रेजों का। फिर अपन ने देखा कि अंग्रेज भारत में थे तो उस समय मध्य प्रदेश की स्थिति अपन ने देखी थी। तो 1861 से आपने मध्य प्रदेश की स्थिति देखी थी। तो 1861 तक 1936 तक मध्य प्रदेश की जो स्थिति थी वो आपकी कुछ इस प्रकार से दिखाई देती थी, जिसमें सेंट्रल प्रोविंस वाला जो हिस्सा था इसका गठन 2 नवंबर 1881 को किया गया था और इसी क्षेत्र में अंग्रेज अपना शासन जमाए हुए बैठे थे मध्य प्रदेश का। फिर हम जैसे आगे बढ़ते तो हमने देखा है कि 1936 में आपका जो सेंट्रल प्रोविंस वाला हिस्सा था इसमें अंग्रेजों ने बरार वाले क्षेत्र को भी शामिल कर लिया था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं यहां से। तो 1936 का आपका याद रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या हुआ, यहां पर अपने को पता है कि जब अंग्रेज भारत में थे तो कितने आंदोलन हुए, गांधी जी आ गए, फिर सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इतने लोगों ने आंदोलन शुरू किए और धीरे धीरे आंदोलन का नतीजा ये हुआ कि अंग्रेजों को क्या करना पड़ा, भारत छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। तो अंग्रेजों ने जैसे बोला कि हम भारत को छोड़ेंगे तो यहीं पे आपका संविधान सभा का निर्माण, संविधान सभा भी बन गई थी और संविधान का निर्माण भी शुरू हो गया था। और उस समय जो संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो यहाँ पर संविधान सभा ने क्या निर्णय लिया कि अब हम क्या करेंगे, जब अंग्रेज तो आपके भारत से जा ही रहे तो इनको तो जाने दो, लेकिन अब जो ये राजा रजवाड़ों का सिस्टम है, मतलब जो रियासतें, रियासतों का मतलब क्या होता है कि जो राजा रजवाड़ों का क्षेत्र होता है उसे बोला जाता है रियासतें। तो अब हम क्या करेंगे, तो संविधान सभा ने निर्णय लिया कि ये राजा रजवाड़ों का जो सिस्टम है इसे भी हम खत्म करेंगे और भारत का जो पूरा जो भारत का शासन है वो पूरा किसके हिसाब से चलना चाहिए, तो वो चलना चाहिए आपका भारत के संविधान के हिसाब से। तो इन्होंने क्या निर्णय लिया कि अब हम करेंगे रियासतों का एकीकरण, यानी अब करेंगे रियासतों को समाप्त और पूरा एक पूर्ण भारत बनाएंगे जिसका पूरा शासन किसके हिसाब से चलेगा, तो वो चलेगा आपका किसके हिसाब से, भारत के संविधान के हिसाब से। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो रियासतों का एकीकरण करने का काम है वो किसे दिया गया था। तो जो संविधान सभा के लोगों ने और राजेंद्र प्रसाद ने ये ठाना है कि जो रियासतों का एकीकरण है ये कौन करेंगे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा रियासतों का एकीकरण करने को कहा गया। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि रियासतों का एकीकरण करने का काम किसे दिया गया। तो आपको याद रखना है कि रियासतों का एकीकरण करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। दोस्तों मैं वो क्वेश्चन आपको बताते जा रहा हूं जहां से क्वेश्चन बनते
मानते हैं। ठीक है, तो आप चीजों को याद रखना है कि जो रियासतों का एकीकरण करने का काम किसे दिया गया, तो वो दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब उस समय की अगर हम बात करें तो उस समय अगर भारत के क्षेत्र की हम बात करें तो भारत की जो सीमा है, उस भारत की सीमा पे टोटल कितनी रियासतें थी, तो टोटल भारत की सीमा पर 552 रियासतें थी। अब 552 रियासतों का जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, एकीकरण किया, तो एकीकरण करना शुरू इन्होंने किया तो सबसे पहले 549 रियासतें यानी 549 रियासतों ने तो अपने आप स्वतः बोल दिया था कि हम भारत में शामिल होंगे। ठीक है, तो 552 रियासतों में से 549 रियासतों ने क्या बोला है कि हम भारत में शामिल होंगे। लेकिन बची हुई 3 रियासतें जिनका जो है आपकी जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। ठीक है, कौन कौन है, इनके नाम इंपोर्टेंट याद रख लेना कि 3 रियासतें कौन सी है, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। तो इन तीनों रियासतों ने क्या बोला कि हम तो स्वतंत्र रहेंगे, ना तो भारत में शामिल होंगे ना कहीं और जाएंगे, हम तो स्वतंत्र रहेंगे। ठीक है, तो आपको यहां तक की कहानी क्लियर हुई कि जो रियासतों का एकीकरण करने का जो काम है वो किसे दिया गया, तो वो दिया गया था आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल को। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों का एकीकरण किया तो 552 रियासतें उस समय भारत की सीमा में थी, तो उनमें से 549 रियासतें तो स्वतः भारत में शामिल हो गई। 3 रियासतें थी, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, तो ये तीनों रियासतें भारत में शामिल नहीं हुई, इनने बोला हम स्वतंत्र होना चाहते हैं। ठीक है, अब इन तीनों रियासतों की हम एक एक करके बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें, सबसे पहले आती है आपकी जूनागढ़। तो जूनागढ़ की अगर उस समय की बात करें तो उस समय इसका जो नवाब था वो कौन था, तो वो था महावत का। और महावत क्या चाहता था कि ये जो जूनागढ़ है इसे कहां शामिल कर ले, वो पाकिस्तान में। तो जूनागढ़ का नवाब महावत खा अपने जो क्षेत्र को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था। लेकिन यहां पर क्या किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जनमत संग्रह करवा दिया, यानी कि जूनागढ़ की जो जनता है उससे बोला कि आप वोट डालकर हमें बताओ कि आपको भारत में शामिल होना है या पाकिस्तान में जाना है। तो यहाँ की जो जनता है उसने मत डाला और जनमत संग्रह के आधार पर यह पता चला कि जो यहाँ की जनता है वो चाहती है कि हम भारत में शामिल हो, पाकिस्तान में नहीं। तो यहाँ पर जो जनमत संग्रह हुआ इस आधार पर जूनागढ़ को भारत में शामिल कर लिया। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जूनागढ़ को किस आधार पर भारत में शामिल किया गया, तो आपको याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ को भारत में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, अब दूसरी रियासत की हम बात करते हैं तो दूसरी आती है आपकी हैदराबाद। अब हैदराबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ का नवाब था उस्मान अली खां, और उस्मान अली खां को बहुत ही बार समझाया कि भाई तू अपनी रियासत भारत में शामिल कर ले, लेकिन ये मानने वाला कतई नहीं था। अब ये मानने वाला नहीं था तो क्या करवाया, यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो चला दिया। ऑपरेशन पोलो मतलब इसकी जो सेना थी उस पर पुलिस कार्रवाई करवा दी। जब पुलिस कार्रवाई करवाई तो इसने भी अपनी यहाँ पर बात मान ली कि ठीक है अब मैं भी भारत में शामिल होना चाहता हूँ, पाकिस्तान में नहीं। ठीक है, तो हैदराबाद को किस आधार पर भारत में शामिल किया गया, तो याद रखना ऑपरेशन पोलो के आधार पर या फिर पुलिस कार्रवाई, दोनों में से कुछ भी क्वेश्चन ऑप्शन में आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो इंपोर्टेंट बन जाता है। अब बात आती है कश्मीर की। तो कश्मीर के जो राजा थे उस समय कौन थे, तो राजा हरि सिंह थे। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये थी कि कश्मीर में अगर हम जनसंख्या की बात करें तो हिंदू और मुस्लिम दोनों की जनसंख्या बराबर थी। अब राजा हरि सिंह ने कहा कि अगर मैं अपने शासन को या अपने साम्राज्य को अगर भारत में मिलाता हूं तो मुस्लिम जनसंख्या के साथ मैं बेईमानी करता हूं, अगर अपना शासन में पाकिस्तान में मिलाता हूं तो मैं हिंदू जनसंख्या के साथ बेईमानी करता हूं। तो हरि सिंह ने बोला कि ना मैं भारत में जाऊंगा और ना ही मैं पाकिस्तान में जाऊंगा, मैं अपने साम्राज्य को स्वतंत्र रखूंगा और मेरे हिसाब से मेरा साम्राज्य चलेगा। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि कश्मीर में घुसपैठियों का आक्रमण हो गया और राजा हरि सिंह के पास इतनी सेना नहीं थी। तो राजा हरि सिंह ने क्या बोला कि राजा हरि सिंह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल से बोला कि आप हमारी मदद करें और मैं अपने कश्मीर को भारत में शामिल कर लूंगा। तो यहाँ पर आपके जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उन्होंने सेना भेजी और राजा हरि सिंह की मदद की और राजा हरि सिंह ने जो आपका कश्मीर है उसे भारत में शामिल कर लिया। तो वहां से एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुआ था और विलय पत्र के आधार पर जो आपका कश्मीर है वहीं से उसी टाइम से आपके कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कश्मीर को किस आधार पर भारत में शामिल किया गया, तो विलय पत्र के हस्ताक्षर के आधार पर कश्मीर को भारत में शामिल कर। दोस्तों आई होप कि यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर हुई होगी। मैंने क्या क्या अभी तक बताया है आपको एक बार
मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं, क्योंकि हर पॉइंट से क्वेश्चन बन रहा है। पहले ही मैंने आपके लिए शॉर्ट नोट्स बनाए, शॉर्ट चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं बिल्कुल बारीकी से, और यहाँ पर जितने भी पॉइंट मैंने लिखे हर पॉइंट से क्वेश्चन बनने की संभावना है, इसलिए मैं बार बार रिवाइज करवा रहा हूं। तो आप इस चीज को ये ना समझे कि रिवाइज करवा रहा हूं तो बार बार चीजें आपको पढ़ने में, जितनी बार रिवाइज होगा उतनी बार अच्छा है, जितनी बार पढ़ेंगे, जितनी बार आपका रिवाइज होगा उतनी चीजें आपको याद हो जाएगी। तो एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले तो अपन ने देखा कि टोटल 552 रियासतें थी। टोटल 552 में से आपकी 549 रियासतें तो कहां शामिल हो गई, भारत में। उसमें से बची हुई आपकी कितनी रियासतें थी, 3 रियासतें। तो 3 रियासतें कौन कौन सी थी, एक तो आपकी जूनागढ़, जूनागढ़, उसके बाद एक आता है आपका हैदराबाद, हैदराबाद, और एक आता है आपका कश्मीर, कश्मीर। तो ये तीनों रियासतें क्या थी, स्वतंत्र रहने की बोला था। लेकिन जूनागढ़ का जो नवाब था मावत का, इसके यहाँ पर जनमत संग्रह करवा दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर भारत में शामिल किया। हैदराबाद की बात करें तो इसका जो नवाब था उस्मान अली खां, और यहाँ पर ऑपरेशन पोलो या पुलिस कार्रवाई करवाई और हैदराबाद को भारत में शामिल किया। कश्मीर की बात करें तो राजा हरि सिंह थे, और हरि सिंह से मध्य विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कश्मीर को भी भारत में शामिल कर लिया। इस प्रकार 552 की 552 रियासतें ही भारत में शामिल कर ली गई। ठीक है, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब कहानी यहां से आगे बढ़ती है तो आपका क्या हुआ, अब रियासतों का एकीकरण जब हो गया तो रियासतों का एकीकरण करने के बाद अब नया मैप पूरे भारत का निकलकर सामने आया। क्योंकि पहला जो मैप आपने देखा था तो उसमें क्या अलग अलग क्षेत्र में राजा रजवाड़े बटे हुए थे, ठीक है, उसके बाद में अलग अलग क्षेत्र में अंग्रेज थे। लेकिन यहाँ पर भारत भी स्वतंत्र हो गया, रियासतों का भी एकीकरण हो गया, और अब नया मैप निकलकर सामने आता है। तो हम भारत के मैप को नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ एमपी की बात कर रहे हैं। तो एमपी के मैप को देखेंगे कि अब एमपी का नया मैप रियासतों के एकीकरण के बाद कैसा दिखाई देता है। तो आपके सामने एक इमेज आता है, यहां पर आप मैप को देखें। तो अब जब रियासतों का एकीकरण हो गया तो रियासतों के एकीकरण के बाद आपके सामने मध्य प्रदेश 3 भागों में बढ़ गया। सबसे पहले पार्ट आपका ए बी सी, पार्ट ए बी सी 3 भागों में आपका मध्य प्रदेश बढ़ गया। सबसे पहले हम पार्ट ए बी सी की बात करेंगे। पार्ट ए बी सी से क्वेश्चन बनते हैं तो इनको हम डिटेल के साथ पढ़ लेते। सबसे पहले आप एक बार मैप को ध्यान से देख ले कि रियासतों के एकीकरण के बाद मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी। सेंट्रल प्रोविंस वाला जो क्षेत्र था ये ऐसे ही था, ठीक है। यहाँ पर पार्ट सी आ गया, यहाँ पर पार्ट बी आ गया। तो ये पूरा आपका मैप दिखाई दे रहा है रियासतों के एकीकरण के बाद, ठीक है। अब इन पार्ट एबीसी की हम डिटेल के साथ चर्चा करते हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये भोपाल। तो ये भोपाल उस समय क्या थोड़े टाइम के लिए स्वतंत्र था, बाद में इसे पार्ट सी में मिला दिया था। तो आप मैप देख ले, फिर हम इनके बारे में डिटेल से बात करते हैं, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं पार्ट ए के बारे में, ठीक है। पार्ट ए का क्षेत्र आपको यहाँ पर मैप में दिखाई दे रहा है। ये जितना भी रेड कलर में, ये इसे हम बोल सकते हैं नारंगी कलर में जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये पार्ट ए, ठीक है। पार्ट ए की हम बात करें तो पार्ट ए का जो नाम था ये था आपका सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, या फिर इसे महाकौशल या मध्य प्रांत भी बोला जाता था, ठीक है। तो इसका नाम याद करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पार्ट ए की जगह आपको कोई सा भी नाम दे सकता है एग्जाम में, कि पार्ट ए की जगह आपको सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार दे दे, महाकौशल दे दे, या मध्य प्रांत देते। तो आपको ये सारे नाम याद करने, ये इंपॉर्टेंट नाम है इसके अन्य नाम। तो पार्ट ए के जो अन्य नाम थे वो क्या क्या, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, महाकौशल क्षेत्र और मध्य प्रांत, ठीक है। वहीं इसकी राजधानी की हम बात करें तो इसकी राजधानी थी नागपुर। क्या थी, इसकी राजधानी थी नागपुर। वहीं इसके प्रमुख कौन थे, तो रविशंकर शुक्ल जी इसके प्रमुख बनाए गए। दोस्तों हर पॉइंट से क्वेश्चन निकल कर आता है। तो आपको पूछे कि पार्ट ए की राजधानी क्या थी, तो आपको बताना है नागपुर। पार्ट ए के प्रमुख किसे बनाए गए थे, तो पार्ट ए के प्रमुख बनाए गए आपके रविशंकर शुक्ल। वहीं पार्ट ए के राज्यपाल भी थे। तो इसके जो राज्यपाल थे वो कौन थे, तो राघवेंद्र राव। कौन थे, राघवेंद्र राव जी इसके राज्यपाल बनाए गए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। वहीं अगर हम टोटल रियासतों में से बात करें तो भारत की टोटल रियासतों में से आपकी 15 रियासतें किसमें शामिल की गई थी, तो 15 रियासतें आपकी पार्ट ए में शामिल थी, ठीक है। अब पार्ट ए से कौन कौन से क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, उन सारे क्वेश्चन को यहां पर मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं। पहला क्वेश्चन तो आपसे पूछेगा कि पार्ट ए की राजधानी क्या थी, तो आपको बताना है नागपुर, ठीक है। पार्ट ए के प्रमुख कौन थे, तो रविशंकर शुक्ल। पार्ट ए के राज्यपाल कौन थे, तो पार्ट ए के राज्यपाल राघवेंद्र राव। पार्ट ए में कितनी रियासतें शामिल की गई थी, तो आपको बताना है 15 रियासतें, ठीक है। पार्ट ए के अन्य नाम पूछे तो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, महाकौशल क्षेत्र और मध्य प्रांत, ये पार्ट ए के टोटल क्या थे, अन्य नाम थे। और ये आपका पूरा पार्ट ए का जो आपको नारंगी कलर में हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये आपका कौन सा, पार्ट ए का, ठीक है। पार्ट ए आपका कंप्लीट। आगे बढ़ते पार्ट बी की हम बात करें तो पार्ट बी का सीधा सीधा एक नाम था, ये था आपका मध्य भारत।
क्या था, पार्ट बी का नाम मध्य भारत। इसकी राजधानी आपसे पूछे तो इसकी राजधानी 6 महीने के लिए कहां पर रहती थी, इंदौर में, और 6 महीने के लिए आपकी कहां रहती थी, ग्वालियर में। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है, पार्ट बी की जो राजधानी 6 महीने इंदौर और 6 महीने ग्वालियर रहती थी। ठीक है, इसके अगर प्रमुख पूछे आपसे तो इसके प्रमुख है लीलाधर सेठ। कौन थे, लीलाधर सेठ, या फिर आपको ऑप्शन में लीलाधर जोशी भी देखने को मिलेगा। तो दोनों आपको याद रख लेना, लीलाधर सेठ या लीलाधर जोशी इसके प्रमुख थे। ठीक है, वह इसके राज्यपाल की हम बात करें तो इसके राज्यपाल कौन थे, तो तख्तमल जैन साहब इसके राज्यपाल थे। कौन थे, तख्तमल जैन साहब। वहीं इसमें रियासतों की बात करें तो टोटल 15 रियासतें आपकी इसमें शामिल थी। याद रखना, पार्ट ए में 15 रियासतें और पार्ट बी में 25 रियासतें। ठीक है, सॉरी 25 रियासतें पार्ट बी में। ठीक है, आगे जाकर इन सारी रियासतों को हमें टोटल भी करना है, इसलिए याद रखते चलना कि पार्ट ए में कितनी थी, पार्ट बी में कितनी, पार्ट सी में कितनी। ठीक है, तो यहां तक कि आपकी कहानी को क्लियर है। सबसे पहले क्वेश्चन बनाते, पार्ट ए का नाम क्या था, सॉरी पार्ट बी का नाम क्या था, मध्य भारत। पार्ट बी की राजधानी क्या थी, तो 6 महीने ग्वालियर, 6 महीने इंदौर। ठीक है, उसके बाद पार्ट बी के प्रमुख कौन थे, तो लीलाधर सेठ थे। उसके बाद पार्ट बी के जो आपके राज्यपाल थे वो कौन थे, तो वो थे तख्तमल जैन साहब। और पार्ट बी में कितने रियासतें शामिल थी, तो वो थी आपकी टोटल 25 रियासतें शामिल। और पार्ट बी का जो क्षेत्र आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये पूरा जो ब्राउन कलर में आपको दिखाई दे रहा है हिस्सा, ये पूरा था आपका पार्ट बी। और यहाँ पर दिखाई दे रहा है 6 महीने इंदौर और 6 महीने ग्वालियर, दोनों डिनोट की हुई है। ठीक है, यहाँ तक की कहानी आपकी क्लियर है। आगे बढ़ते पार्ट सी की हम बात करते, तो पार्ट सी की अगर हम बात करें तो पार्ट सी का अन्य नाम था विंध्य प्रदेश। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पार्ट बी का जो नाम था वो क्या था आपका, विंध्य प्रदेश। वहीं इसकी राजधानी की हम बात करें तो पार्ट बी की राजधानी क्या थी, तो पार्ट बी की राजधानी थी रीवा। इसके जो प्रमुख थे वो कौन थे, तो इसके प्रमुख थे शंभुनाथ शुक्ल जी। और इसमें कितनी रियासतें शामिल थी, तो इसमें आपकी टोटल 38 रियासतों को शामिल किया गया। और ये आपको पूरा जो ये पर्पल कलर में जो दिखाई दे रहा है ये पूरा विंध्य प्रदेश है। ये पूरा पार्ट सी का जो क्षेत्र है इसे बोला जाता था विंध्य प्रदेश। ठीक है, सारी चीजें मैं आपके सामने मैप से डिस्कस कर रहा हूं। आप अगर मैप को ध्यान में रखोगे तो चीजें सारी अपने आप आपको याद हो जाएगी। तो आपको लोकेशन याद रखनी है कि कौन सा पार्ट है, कौन सा बी है और पार्ट सी कौन सा है, उनमें कितनी रियासतों को शामिल किया गया ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो पार्ट सी का एक बार फिर से मैं आपको क्वेश्चन निकाल कर बताता हूं। सबसे पहले पूछेगा पार्ट सी की राजधानी, तो वो है आपकी रीवा। पार्ट सी के प्रमुख शंभुनाथ शुक्ल, और कितनी रियासतें इसमें शामिल थी, तो 38 रियासतें पार्ट सी में शामिल थी। ठीक है, यहां तक की कहानी आपकी क्लियर हुई। अब बात आती है भोपाल की। तो सबसे पहले अगर आप मैप में देखोगे, यहां पर मैप नहीं है। ठीक है, ये मैप आप देखो, इस मैप में अगर आपको यहाँ पर एक ब्लू कलर में छोटा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये क्या है आपका भोपाल। ठीक है, तो यहाँ पर भोपाल वाला क्षेत्र है। तो अब भोपाल की अगर हम बात करें तो उस समय यहाँ का जो नवाब था वो था आपका भोपाल का मोहम्मद हमीदुल्ला खान। कौन था, मोहम्मद हमीदुल्ला खान। और इसकी राजधानी क्या बना रखी थी इसने, तो इसने इस्लाम नगर जो कि भोपाल के पास में एक क्षेत्र था उसको इसने अपनी राजधानी बना रखी थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि भोपाल का उस समय जो आपका ये नवाब था वो कौन था, तो वो था आपका मोहम्मद हमीदुल्ला खान। और इसकी राजधानी कहाँ थी, तो इसकी राजधानी थी इस्लाम नगर भोपाल में। ठीक है, अब इसने क्या किया कि जो मोहम्मद हमीदुल्ला खान है इसने पहले तो बोल दिया कि मैं भारत संघ में शामिल नहीं हूंगा, मैं अपने भोपाल जो राज्य है इसे स्वतंत्र रखूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से परेशानी आ गई कि यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर एक क्षेत्र है, उसका जो नवाब है वो बोल रहा है कि मैं अपने राज्य को स्वतंत्र रखूंगा, मैं किसी भी क्षेत्र में शामिल नहीं होऊंगा। ठीक है, तो नवाब ने पहले बोल दिया कि मैं भारत संघ में शामिल नहीं होऊंगा, इसने इनकार कर दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि यहां पर आंदोलन हुआ जिसको नाम दिया गया प्रजामंडल आंदोलन। ठीक है, तो प्रजामंडल आंदोलन के बाद में इस नवाब ने 1 जून 1949 को भोपाल को किसमें शामिल कर दिया, पार्ट सी में। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनने के चांसेस है कि जब रियासतों का एकीकरण हो रहा था उस समय जो भोपाल था उस क्षेत्र का नवाब कौन था, तो आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका मोहम्मद हमीदुल्ला खान उस समय यहाँ का नवाब था। इसकी राजधानी क्या थी, तो इसकी राजधानी थी इस्लाम नगर। ठीक है, उसके बाद तीसरा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो भोपाल है इसको किस आंदोलन के तहत भारत संघ में शामिल किया गया, तो याद रखना प्रजामंडल आंदोलन के तहत इसे भारत संघ में शामिल किया गया। आपसे सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कई एग्जाम में पूछा गया है कि भोपाल को कब भारत संघ में शामिल किया गया, तो 1 जून 1949 को भोपाल को भारत संघ में शामिल कर लिया गया था। और कहां पर शामिल किया गया, तो पार्ट सी वाला जो क्षेत्र अभी हमने देखा जिसमें विंध्य प्रदेश हमने नाम दिया था उसी में भोपाल को शामिल किया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भोपाल को किस क्षेत्र में शामिल किया गया, तो बताना पार्ट सी या सिर्फ उसे हम बोलते विंध्य प्रदेश। ठीक है,
यहाँ तक की कहानी आपकी क्लियर है? क्लियर है तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में यस लिखकर मुझे बता दे, ताकि मैं समझ जाऊं कि आपकी यहाँ तक की कहानी क्लियर है। काफी बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। पूरी चीजें आपको यहाँ से मैं डिटेल में समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तो आपको सारी चीजें यहाँ से डिटेल के साथ समझनी है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा है ये आपको समझ में आ गया। सबसे पहले मैंने आपको 1947 के पहले बताया था कि 1947 के पहले अगर हम इंडिया की बात करें तो 1947 के पहले इंडिया 4 भागों में बटा हुआ था, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एक मैप भी दिखाया था, इंडिया का एक मैप दिखाया था, जिसमें आपको पता चला कि कहां पर आपके राजा रजवाड़े थे और कहां पर आपके ब्रिटिश शासन था। उसके बाद में फिर अपन पहुंचे, तो उसके बाद में अपन ने 1861 से 1936 तक मध्य प्रदेश की स्थिति देखी थी, जिसमें मध्य प्रदेश में जो सेंट्रल प्रोविंस वाला हिस्सा था, इस सेंट्रल प्रोविंस वाले हिस्से में अंग्रेज थे, और सेंट्रल प्रोविंस का जो गठन है वो कब किया गया था, तो 1861 में किया गया था। फिर हम जैसे 1936 में पहुंचे थे, तो 1936 में जो आपका ये सेंट्रल प्रोविंस वाला क्षेत्र था, इस सेंट्रल प्रोविंस में किसको शामिल कर लिया था, तो बरार को शामिल कर लिया था, ठीक है। उसके बाद में फिर हम कहाँ पहुंचे थे, तो हम पहुंचे थे फिर 1947 में, जहां पर आपका भारत क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। और भारत जब स्वतंत्र हुआ तो फिर रियासतों का एकीकरण हुआ। तो रियासतों का एकीकरण के बाद में 552 रियासतों में से 549 रियासतें आपकी कहाँ शामिल हुई, भारत में। बची 3 रियासतें, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, तो ये तीनों स्वतंत्र थी। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के आधार पर, और कश्मीर को विलय पत्र के आधार पर भारत में शामिल कर लिया गया। उसके बाद अपन ने देखा कि रियासतों के एकीकरण के बाद अगर हम एमपी की बात करें, तो एमपी 3 भागों में बढ़ गया, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। और एक कुछ समय के लिए स्वतंत्र रियासत थी, वो थी आपकी भोपाल, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा। तो ये पूरी यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर हो गई, और मैंने आपको रिवाइज भी करवा दिया। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनने का चांस है पार्ट ए बी सी से, तो हम उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक बार और आप मैप देख लो, 1947 से 1956 तक ये मध्य प्रदेश की स्थिति थी, ठीक है। तो 1956 तक अभी मध्य प्रदेश की स्थिति ये थी, यानी 1956 से पहले की हम बात करें तो ये आपका मध्य प्रदेश कुछ इस प्रकार से पार्ट ए बी सी में बटा हुआ था, पार्ट ए बी सी में। तो एक बार और आप मैप देख लो, और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। अब यहां से एक और क्वेश्चन जो बनने का चांस है उसको मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं। तो ये आपके पूरा मैप है, इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। इसमें मैंने एक ही मैप में सारी चीजें लिखवा दी है, इसमें कौन किसके प्रमुख थे, कौन सा क्षेत्र कहां पर आता है, तो ये आप मैप में देख सकते हो। क्योंकि जैसे पार्ट ए की हम बात करें तो इसके प्रमुख रविशंकर शुक्ल थे, पार्ट बी की हम बात करें तो इसकी राजधानी भी लिखी हुई है, उसके बाद इसके प्रमुख भी लिखे हुए, नाम भी लिखे हुए। तो एक मैप में आपको सारी चीजें मिल जाएगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जब आपका रियासतों का एकीकरण हुआ तो मध्य प्रदेश में टोटल कितनी रियासतें थी, आपसे क्वेश्चन पूछेगा। जैसे कि हम बात करें कि भारत में टोटल 552 रियासतें थी, तो 552 रियासतों में से मध्य प्रदेश में कितनी रियासतें शामिल की गई है, ये आपसे क्वेश्चन पूछे गएगा, ठीक है। मतलब जो 552 थी उनको अलग अलग राज्यों में विभाजित किया, लेकिन अपने मध्य प्रदेश में कितनी रियासतें शामिल थी, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और जब मैंने पार्ट ए बी सी आपको पढ़ाया तो उसमें बोला था कि कितनी रियासतें किसमें शामिल है, ये आपको याद रखना है। तो मैं आपको एक बार और रिवाइज करवा देता हूं। तो सबसे पहले अपन ने देखा था कि पार्ट ए में टोटल कितनी रियासतें, पार्ट ए में टोटल 15 रियासतों को शामिल किया गया। पार्ट बी में कितनी रियासतों को शामिल किया गया, टोटल 25 रियासतों को शामिल किया गया। पार्ट सी में कितनी रियासतों को शामिल किया गया, 38 रियासतों को शामिल किया गया। वही भोपाल की हम बात करें तो भोपाल में टोटल 1 रियासत शामिल की गई है। इस प्रकार से अगर टोटल हम देखें तो पूरे मध्य प्रदेश में टोटल 79 रियासतों को शामिल किया गया था, ठीक है। तो 552 रियासतों में से मध्य प्रदेश में टोटल 79 यानी 79 रियासतों को शामिल किया गया था, ठीक है। तो सीधा सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मध्य प्रदेश में कुल कितनी रियासतों को शामिल किया गया, तो आपको यहां से सीधा आंसर बताना है 79 यानी 79 रियासतों को यहां से शामिल किया गया था, ठीक है। दोस्तों आई होप कि यहां तक की कहानी आपकी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। यहां तक की कहानी आपकी क्लियर हो गई होगी, पूरी चीजें मैंने आपको बारीकी से पढ़वा दिए, और सारा जो क्वेश्चन आपको बनने का था वो सारे क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिए। अब आज की कहानी को हम यहीं पर रोकेंगे, क्योंकि बाकी जो कहानी हम कल की क्लास से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले एक बार फिर से मैं आपको 1 मिनट में सारी चीजें रिवाइज करवा देता हूं कि अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ा।
तो सबसे पहले आपको सबसे जो ध्यान देने वाली जो चीजें है वो मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन बनने की संभावना गठन से कहां से रहती है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो आपका सेंट्रल प्रोविंस वाला क्षेत्र है जिसमें आपका मध्य प्रदेश में अंग्रेज रहते हैं, इसका गठन कब हुआ? तो 1861 में इसका गठन हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सेंट्रल प्रोविंस में बरार वाले क्षेत्र को कब शामिल किया गया? तो 1936 में आपका बरार वाले क्षेत्र को शामिल कर लिया गया। उसके बाद फिर क्या हुआ? 1947 में आपका भारत आजाद होता है। फिर उसके बाद रियासतों का एकीकरण शुरू होता है। तो रियासतों का एकीकरण जब शुरू होता है तो आपसे यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि जो रियासतों का एकीकरण करने का काम है ये किसने किया? तो ये किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। वहीं भारत में 552 रियासतें टोटल थी, उनमें से 549 रियासतें भारत में शामिल हुई और 3 रियासतें जिनका नाम है जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर आपका स्वतंत्र रही। ठीक है, अब जब जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के आधार पर और कश्मीर को विलय पत्र के आधार पर भारत में शामिल कर लिया गया, तो यहां पर आपका भारत का नया मैप निकल कर आया। जब भारत का नया मैप निकल कर आया तो भारत के नए मैप में हमने देखा कि मध्य प्रदेश की जो स्थिति थी वो क्या थी? तो मध्य प्रदेश आपका पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और एक और स्वतंत्र कुछ समय के लिए क्षेत्र था वो था भोपाल, तो इसमें बटा हुआ था। फिर अपन ने देखा कि पार्ट ए में टोटल कितनी रियासतें आपकी शामिल थी? तो पार्ट ए में 15, पार्ट बी में 25, पार्ट सी में 38 और एक स्वतंत्र रियासत थी आपकी भोपाल। इस प्रकार से टोटल 79 रियासतें आपकी मध्य प्रदेश में शामिल की गई है। ठीक है, उसके बाद में पार्ट एबीसी के प्रमुख कौन थे? पार्ट एबीसी की राजधानी कहाँ थी? ये सारी चीजें आपको याद करनी है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो दोस्तों आई होप कि यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर समझ में आ गई होगी और मैं आशा करता हूँ कि ये सेशन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, किसी भी प्रकार का डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता देना, आपके सारे डाउट को यहाँ पर सोल्व किया जाएगा। और अगर आपको चैनल पसंद आए और क्लास पसंद आए तो प्लीज क्लास को लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करें और साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो आज हमारी गठन की जो क्लास है उसको हम यहीं पर रोकते हैं। बाकी जो आगे की इंपॉर्टेंट कहानी है उसको हम कल से शुरू करेंगे। तो आप एक बार इस चीजों का रिवाइज करके आना, तो कल की चीजों में, कल की जो बातें आपको पूरी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।